तो मेरे पास जो आते ही केसेस जिनको मैं डील करता हूँ उसमें टफेस्ट केस होता है यही होमोसेक्सुअलिटी और पोर्नोग्राफी। सबसे टफ होता है इनको इससे निकालने में। तो ये इसका जब आदी हो जाता है इंसान तो एकदम वेजिटेबल की हालत हो जाती है। बार 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 क्योंकि डोपामाइन कंटेंट का रिलीज होता है और दिमाग को इसी लेवल की खुशी पाने के लिए हायर लेवल की बुराई चाहिए, फिर और हायर लेवल की बुराई चाहिए। आदमी इस लेवल पर जाते 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 थक जाता है। जिनसी ख्वाहिशात के सिलसिले में या तो वो अपनी बीवियों से उस ख्वाहिश को पूरा करती, या उस जमाने में जो लौंडियों का भी तस्वुर था वो भी बीवी ही होती थी। इसके अलावा तमाम रास्ते के बारे में कहा गया कि ये गलत रास्ते। इसी तरह बच्चों का भी जहन जब बन जाए तो 21-22 साल की उम्र में शादी कर दीजिए। देखते उनकी जिंदगी कितनी खुशगवार, कितनी प्लेजेंट, कितने हैप्पी वो लोग होते हैं। इसलिए जल्द शादी करने को ऐसा का काम है कि प्रमोट कीजिए। तो अगर माँ बाप को दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत चाहिए तो उन्हें चाहिए कि बच्चों को बुरे रास्ते में जाने से रोकें। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we have with us Janab Aminul Hasan Sahab, who is a well-known psychologist and also Naib Amir Jamaat of Jamaat Islami Hind. Amin Sahab, moving on to our question and answer sessions on the very sensitive and less spoken and also considered to be a taboo while discussing on these topics. तो इस टॉपिक पे जो है हम कुछ आपसे जो है So you want me to break the taboo? पर्टिकुलरली एटलीस्ट ओपनिंग द डिस्कशन इस चीज पे जो है कुछ हम बात करने लगे जो पर्टिकुलरली मिसकंसेप्शंस डेवलप हुए हैं टॉपिक को लेके, एटलीस्ट उससे बाहर तो आए, खास करके नौजवान और पर्टिकुलरली पेरेंट्स हु आर लेस अवेयर ऑफ दिस टॉपिक आल्सो। सो अमीन साहब, आई वांट टू नो, कंसीडरिंग द यूथ ऑफ दिस जनरेशन, पर्टिकुलरली जेन जी, जेन अल्फा, जो अलग अलग नेम्स जो दिए जाते हैं, ये जनरेशन के आगे जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पर्टिकुलरली उसमें से एक की या फिर प्रोमिनेंट या फिर मेजर चैलेंजेस हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल अर्जेस या डिजायर्स को लेके। सो हाउ डू यू सी दिस टॉपिक, पर्टिकुलरली ये जो यूथ है इस टॉपिक को लेके जो है क्या करना चाहिए और क्या चीजें जो है किस चीज को जो है देखना चाहिए, किस चीज को फोकस करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर उम्र के कुछ चैलेंजेस होते हैं। बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो बचपन के जो चैलेंजेस होते हैं उसमें पैसे चोरी करने के होते हैं, झूठ बोलने के चैलेंजेस होते हैं, मोरालिटी का सेंस डेवलप होता है उस वक्त। तो उस जमाने में ये चैलेंजेस होते हैं। जब एडोलेसेंस की उम्र को पहुंचते हैं तो जिनसी मामलात चैलेंजेस होते हैं, सेक्सुअल इश्यूज चैलेंजेस होते हैं। उसके बाद जब आदमी जवान होता है तो करप्शन, हराम तरीके से पैसे कमाने के चैलेंजेस होते हैं। जब आदमी बड़ी उम्र में पहुंचता है तो रिश्तों में झगड़े पैदा करना, लड़ाइयाँ करना, इख्तलाफात पैदा करना, नाराजगियाँ होना, ये उस जमाने के चैलेंजेस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है कि हर उम्र के हिसाब से चैलेंजेस आते रहते हैं। और कमाल यही कि आदमी अपनी उम्र के दौरान जो चैलेंजेस आए उन्हें पहले समझे, उसका इदराक हो, उसका परसेप्शन हो, फिर उसके बाद उस पर कंट्रोल करे अगर इंसान जो है लग रहा है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो जैसे हम इनिशियली भी स्टार्ट करें कि ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे टैबूज डेवलप हुए हैं या फिर मिसकंसेप्शंस जो है उसके अराउंड है या फिर बहुत लेस स्पोकन जो है टॉपिक है। तो व्हाई डू यू थिंक दिस थॉट या फिर या इस आइडिया जो है डेवलप हुआ है कि पर्टिकुलरली ये टॉपिक के अराउंड, सेक्सुअल डिज़ायर और अर्जेस के अराउंड, हम हमारे खुतबा के भी जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत कम इस टॉपिक को जो है सुनते हैं, या फिर जो मुस्लिम लीडर्स भी हैं, कम्युनिटी लीडर्स भी हैं, या फिर हमारे मेंटर्स भी जो होते हैं, तो खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स में भी दिस इज वन टॉपिक विच वी हियर वेरी रेयरली, जो कि वेरी रिसेंटली वी डू हियर बट वेरी रेयरली। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? हाँ, एक बात तो ये कि जो जिनसी मामलात होते हैं उसमें शर्म हया का हिस्सा होता है, इसलिए लोग शर्माते हैं, उस पर बात नहीं करते। अलबत्ता मेरा ख्याल ये है कि नई नस्ल से, नौजवानों से जब बात करें तो हम खुलकर इस मौजू पर बात करें। मैं एक प्रोग्राम में गया था बॉम्बे शहर के, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत ही आइडियोलॉजिकल किस्म का मौजू दिया था। तो मैंने कहा इसको ज़रा साइड में रखते हैं, है ना, क्योंकि वो कोई इज्तिमा नहीं था। मेरी आमद की इतला हुई तो लोगों ने, भाई अमीन साहब वहीं जमा हो जाते हैं।
फिर उन्होंने इस तरह के कुछ तंजीमी मौज़ूआत, नज़रियाती मौज़ूआत दिए थे, मैंने किनारे रख दिया। मैंने कहा कि आज हम जिस मौजू पर बात करते हैं, जिससे नौजवान गुजरते हैं, फिर मैंने इन्हीं मौज़ूआत को टेकअप किया। अब उसके बाद मैंने देखा कि लोग जो है खुलते चले गए, नौजवान, हर एक के कुछ इश्यूज हैं। कभी कुछ नौजवानों ने डायरेक्ट सवाल किया, कभी किसी ने कहा कि भाई हमारे दोस्त का ये मसला है। तो लेट इट भी, मुझे कोई मसला नहीं है कि किसी दोस्त के हवाले से ही पूछें। तो वो ऐसा सेशन चला बहुत देर तक कि सदर साहब तो रोकते नहीं कि भाई साहब रोकिए, प्रोग्राम को टाइम हो गया, लेकिन लड़के चाह रहे थे नहीं इस पर खुलकर बात हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई बड़ा इज्तिमा, प्रोग्राम डिज़ाइंड इज्तिमा ना हो, तो इनफॉर्मल तरीके से बैठे तो गुफ्तगू करें। इसी तरह मैं एक दीनी मदरसे में गया था, मैं दूसरे काम से गया था, तो वहाँ भी ऐसा ही ऐलान हुआ, भाई अमीन साहब आए, हम बैठते, लड़के लोग आ गए, एसआईओ के मेंबर्स भी आए, कुछ लोग आए, और उन्हें कुछ मौजू दिया था। मैंने वहाँ भी यही किया जानबूझ करके, आज मौजू पर तकरीर नहीं होगी, मेरी तकरीरें सुनना हो तो यूट्यूब में सुन ले। फिर मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू की थी। लड़के ने कहा भाई अगर हमें मालूम होता ये टॉपिक है तो पूरा हॉस्टल आ सकता था। फिर हमने उसी मौजू पर बात की। तो मेरा ये समझना है कि इसमें शर्म का एक हिस्सा है, इससे पब्लिक में बात करते हुए थोड़ा सा आदमी को ये झिझक होती है। अलबत्ता ये कि नई नस्ल से जब हम करीब हों तो उनके साथ इनफॉर्मल सिटिंग हो तो घंटे 2 घंटे इस पर बात होनी चाहिए। What was the first initial reaction when you said कि हम ये टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? उनको मेरा मिजाज मालूम है, ये कभी भी जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इसलिए उनको कोई ताज्जुब नहीं हुआ, शॉक नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि वी हैव सीन यू कि ये पर्टिकुलरली ये टॉपिक पे, प्री मैरिज काउंसलिंग पे, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है विच आर लेस स्पोकन, इस टॉपिक्स पे आपको बात करते हुए हमने देखा है। तो अक्सर जो ऑडियंस थे या फिर जो लोग आपको अक्सर जो कुरान के साथ देखे हैं, दरसे कुरान चलाते हुए देखे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या रिएक्शंस रहते थे कि हम नहीं, सब ये ये भी मैंने, बात करते हैं? हाँ नहीं, मैंने डे वन से इसको ब्रेक किया है। मे बी अराउंड 2006 या 2007 में पहली मरतबा, इससे पहले कहीं आइडिया मुझे नहीं मालूम कि लोगों के पास पाया जाता था। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का मैंने 2 दिन का सेशन चलाया यहीं बेंगलुरु में। ये बात है आज से 20 साल पहले की। तो उसमें हमने 2 दिन के प्रोग्राम में लड़के भी एक तरफ थे, लड़कियां भी एक तरफ थी, और प्रोग्राम में हमने 4 हिस्से रखे थे। एक शादी और मैरिज और उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक आदमी डील करेगा, रिलीजियस एस्पेक्ट दूसरा रिसोर्स पर्सन डील करेगा, मेडिकल एस्पेक्ट क्योंकि सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन, मेडिकल वो भी है, एनाटॉमी से रिलेटेड है, मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो उस पर एक डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की, और मैरिज से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट है उस पर एक लॉयर साहब ने गुफ्तगू की। ये मेरे ख्याल से बहुत ही आइडियल किस्म का, अभी तक मैंने इसके बाद कभी नहीं देखा कि मुरतब शुदा 2 दिन का प्रोग्राम हो जिसमें साइकोलॉजिस्ट और आलिम और डॉक्टर और लॉयर बात करें। तो 20 साल से तो लोग मुझे जानते हैं कि इस मौजू पर हम बात करते हैं, लेकिन ये सब जो प्री मैरिज या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है, ये उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता जितना यस, डायरेक्ट जो आप नौजवानों के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, वहाँ आकर कुछ लोगों को परेशानी होती है। यस। तो मूविंग ऑन पर्टिकुलरली टू जो हमारा आज जो टॉपिक है, उसको लेके ये था कि ये जब टॉपिक हम समझने जाते हैं तो एक तो हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से इस्लाम क्या रहनुमाई देता है ये तो बात करते हैं। तो सिंस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, आई जस्ट वांट टू नो हाउ डू वी सी दिस टॉपिक फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एंड अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली सेक्सुअल अर्जेस और डिजायर्स को लेके? सेक्सुअल अर्जस एंड डिज़ायर्स अल्लाह ताला ने इम्बाइब किया है पैदाइश के साथ। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत से ख्वाहिशात दिए हैं, उन ख्वाहिशात में सेक्स भी ख्वाहिश है, खाना पानी ख्वाहिश भी है, और वो बेसिक नीड भी है, उसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं करता। लेकिन जिनसी मामला ऐसा है कि वो ख्वाहिश भी है और इंसानी नस्ल की बका के लिए, लेकिन वो हर फर्द के लिए ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग शादी के बगैर भी जिंदा रह जाते हैं। तो शादी जिंदा रहने के लिए तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने ये जज्बा रखा है, और ज़माना दराज से, हमेशा से जिनसी मामले में पाकीज़गी, जिनसी अर्जस को पूरा करने का वाहिद सिंगल ज़रिया शादी है। ये दुनिया के तमाम अक्लमंद लोग, तमाम जो है सेंसिबल लोग मानते रहे। इसका किसी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं है। हिंदू भी ये मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, इवन जो लोग खुदा को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि शादी के अलावा जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का, अर्जस को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है।
अब मौजूदा जमाने में जो अनारकी आई है या जो बेहयाई आई है, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग समझते हो कि इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इट्स ओके, ऐसा करें, इट्स फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेशर यही उनके नज़दीक अहम है। मौजूदा दुनिया में एक नज़रिया है इसका, हीडोनिज्म का, जिसमें मैक्सिमाइजिंग द प्लेशर, मगर इसके नुकसानात ही दुनिया इसे जानती है। तो हमेशा से दुनिया ने यही माना है कि शादी के अलावा जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने का कोई और तरीका मौजूद नहीं है। So marriage is one way, particularly या फिर जब बेस्ट वे टू सेटिस्फाई दीज अर्जेस। लेकिन हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जनरेशन में एक एक्सट्रीम ग्रुप है कि जो है हेडोनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कि दे आर रेडी टू डू वट एवर दे वांट टू सेटिस्फाई देयर अर्जेस। और एक ग्रुप है पर्टिकुलरली जो अपने आप को थोड़ा रिलीजियस फील करता है, who want to abide by the religion, who want to stay spiritual। तो ऐसे ग्रुप्स में एक मिजाज आ जाता है कि ये जो नेचुरल सेक्सुअल अर्जेस है, मे इट बी इरेक्शन ऑल्सो, तो इसे कहीं ना कहीं लेके एक गिल्ट फील होता है कि व्हाट इज दिस, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और व्हाट। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग, कैन इट बी अ हार्मफुल, और इज देयर कैन बी एनी अदर वेज टू सीइंग दिस नॉर्मल या फिर जो है कॉमन वे ऑफ कॉमन जो इरेक्शन होता है, इस चीज को लेके मैं बता रहा नहीं, कॉमन इरेक्शन तो एक अलग चीज़ है। उसके कई वजूहात हैं, आदमी सोकर उठे और या कोई और वजह से टेंशन हो या ट्रिगर हो किसी चीज़ से, ये वक्ती हो सकता है, लेकिन आदमी को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे इंसान के चाह कर नहीं होता, जैसे सुबह उठते वक्त आदमी को अगर टेंस लगे तो ठीक है, या किसी वजह से जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर हुआ उसकी वजह से भी, तो इन सब पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए कि एक मर्तबा आदमी लीनियंसी की तरफ जाता है, तो एक बार अगर आदमी समझता है कि बुराई कर लेना चाहिए, तो जो आदमी एक बार करता है उसके लिए दूसरे बार की भी गुंजाइश होती है। जो आदमी 2 बार करता है वो समझता है कि 100 बार किया जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे आदमी ड्रिफ्ट होने लगता है। जब ड्रिफ्ट होता है तो उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है उसका मॉरल, रिलीजियस, हम उसको अलग से लेंगे जब आप आगे सवाल करेंगे। उसका एक मेंटल एस्पेक्ट होता है, उसका एक मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट होता है। वो मैं आपको चाहे तो कई किस्से सुना सकता हूं कि किस तरह से मेंटल हेल्थ में आदमी जो है गिरता चला जाता है, डिटेरियोरेट होती है उसकी सूरत हाल और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। यस। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाइंग दीज सेक्सुअल अर्जेस, अक्सर जो लोग, एक तो शादी तो है लेकिन जो शादी नहीं कर पाते हैं, जो अदर जो है चीज़ों पे पड़ जाते हैं, पर्टिकुलरली पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन। सो हाउ डू यू सी दिस पॉर्न एडिक्शन, या फिर जो है पॉर्न का जो टेंडेंसी है किस लिए डेवलप हुआ है ये? इज इट जस्ट वन वे ऑफ satisfying our urges, or there's something beyond it, particularly capitalistic tendencies या फिर नहीं, इस पर तो बाज़ों ने किताबें लिखी हैं कि ये सारा जो पोर्न वगैरह का मामला है ये सब कमर्शलाइज्ड है, सब चीज़ों के पीछे पैसे हैं और इंतहाई इसमें पैसे लूटते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कोई पोर्न का साइट है जिसने किसी एक अच्छे काम के लिए डोनेट करना चाहा, तो इंसान का मॉरल सेंस देखिए, लोगों ने कहा कि आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। आज भी मॉरल सेंस पाया जाता है, समझे, जो बुरा काम है उनके लोगों के पैसे भी, वो मुसलमान नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, गैर मुस्लिम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो किसी ने डोनेट किया तो कहा कि आपका वेबसाइट गलत पैसे कमाता है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दुनिया तो इन सब चीज़ों को मानती है। आपका जो सवाल था उसमें तो 2 पहलू है, एक और पहलू का मैं इजाफा कर देता हूँ, वो है ये जो जिनसी ख्वाहिशात किसी ज़माने में उभरते हैं, तो इंसान अगर उस पर कंट्रोल करे, निगाहें नीची रखे, ख्यालात पॉजिटिव रखे, लोगों के दरमियान रहे, तो तन्हाई की वजह से बहुत बहुत से मरतबे ये ख्यालात आते हैं। तो 3 तरीके से आदमी उसे पूरा करना चाहता है। एक तो ये कि सेम सेक्स में आदमी जाता है, होमोसेक्सुअल या लेस्बियन जो भी है, इससे ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया समझता है। दूसरा है मास्टरबेशन, इससे भी ख्वाहिशात की तकमील समझता है। और तीसरा जो है वो पोर्न है। इन तीनों से जो शदीद प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास केसेस हैं, 1 नहीं 2 नहीं, मैं आपको 20 केसेस सुना सकता हूँ, आप चाहें तो। गिव वन एग्जांपल की बहुत जो सीवियर कंडीशन था। सीवियर कंडीशन का, पहले होमोसेक्सुअलिटी को लेते हैं।
तो मेरे पास जो आते ही केसेस जिनको मैं डील करता हूँ उसमें टफेस्ट केस होता है यही होमोसेक्सुअलिटी और पोर्नोग्राफी की। सबसे टफ होता है इनको इससे निकालने में। एंग्जाइटी के केसेस, डिप्रेशन के केसेस, मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, एंगर के केसेस, इन सबको हम 6-7 सेशन में डील कर लेते हैं, लेकिन इसको डील करने में काफी वक्त लगता है। तो कई लड़कों में से एक की मैं मिसाल दे सकता हूँ कि बहुत बहुत उसको परेशानी हुई और इसमें छोटी उम्र से इसमें लग गया इस मामले में। उसके बाद हुआ ये कि उसे खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं मालूम होने लगी। वो ये समझता था कि मैं लड़की हूं, काफी ग्रोन अप है। तो फिर मैंने उसके असल में, चूंकि सीबीटी में जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम कॉग्निशन पर तवज्जो देते हैं और मेटा कॉग्निशन ये है कि थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। तो उनकी जो थिंकिंग थी या इसका थॉट प्रोसेस था उसको चैलेंज करना सिखाया हमने। यस। तो एक मुद्दत के बाद लड़के ने बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि भाई मुझे आज इत्मीनान हुआ कि मैं लड़का हूँ और मुझे शादी करना चाहिए, मुझे एक दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए, सही रास्ते पर। और उसने बताया भी कि काउंसलिंग करने के बाद मतलब 6-8 महीने गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, उस जानिब फिर मेरी तवज्जो नहीं हुई। तो ये है कि आदमी को अपनी आइडेंटिटी खुद जो है उसकी पता नहीं है। एक होमोसेक्सुअल का इश्यू आया तो उसका प्रॉब्लम है कि उसके दोस्त की शादी हुई और होमोसेक्सुअल का मसला ये है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए लड़के बचपन में चले जाते हैं इस रास्ते में और कूल लगता है, मज़ा आता है। लेकिन हुआ ये कि जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं वो लड़की को देखकर उन्हें कोई इरेक्शन नहीं होता, उन्हें कोई हिस्स नहीं होता। तो शादी तो माँ बाप ने करा दी और परफॉर्म नहीं कर सका। जब मालूम हो घर वालों को तो मार पीट कर जलील रुस्वा करके शादी को खत्म किया गया। तो उसको देखकर जो है दूसरा उसका साथी आया इलाज के लिए या काउंसलिंग के लिए। तो हमने काउंसलिंग की तो वक्त लगा, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उसके बाद वो मामले से निकल गया। तो ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट और इट लुक्स कूल या एक बार दो बार करते इस रास्ते में आदमी अपने जिनसी ख्वाहिश की तकमील के गलत रास्ते पर जाता है तो उसके बाद बर्बाद हो जाता है। आगे जिंदगी जो है सही तौर से बिता नहीं सकता। ये एक केस है होमोसेक्सुअलिटी। और दूसरे केसेस भी बताएं। हाँ, कैसे कुछ पॉर्न एडिक्शन के कुछ केसेस ऐसे हैं आपने जो है हैंडल किया है, पर्टिकुलरली जो इनिशियली वो क्यूरियोसिटी और सेटिस्फैक्शन। अभी मैं तरतीब से बताता हूँ। ये तो होगा होमोसेक्सुअलिटी। दूसरा है मास्टरबेशन का। एक फादर मेरे पास ले आए लड़के को, एकदम उसका हुलिया ये सब जो है अपने आप में सेंस में नहीं था, ना आंख में आंख डालकर बात कर सकता था, ना जुबान सही चलती थी। ये खुमार में है, एक नशे की कैफियत में है। तो वो हमारे लेवल से बाहर की चीज है। जब कोई चीज शुरुआत में बिगिनिंग हो तो थोड़ा सी काउंसलिंग के साथ माइल्ड लेवल पर इलाज हो जाता है। मॉडरेट हो तब भी काउंसलिंग काम करती है। सीवियर हो जाए तो फिर जो है मेडिकल इंटरवेंशन जरूरत होती है। तो वो लड़का मेंटली एकदम जो है इम्बैलेंस हो गया था। मैंने जब बात की तो उसने बताया कि एक दिन में 20-20 मरतबा वो मास्टरबेट करता है। तो उसके नतीजे में जो है हर इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने एंजाइम्स या जो कुछ केमिकल्स अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर दिए, जो फ्लूइड्स दिए, उसकी एक लिमिट है। समझते हैं कि फ्लूइड एक साथ खाली कर देंगे तो फिर उसके बाद मेडिसिन के जरिए से पूरा किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और मास्टरबेशन के नतीजे में जो जिंक कंटेंट होता है दिमाग में वो भी कहते हैं वो खत्म हो जाता है, तो फोकस खत्म हो जाता है, एनर्जी बाकी नहीं रहती है। तो आखिरकार उसे मैंने निमहांस को भेजा। उनके वालिद साहब निमहांस लाए और निमहांस में उसे एडमिट किया गया। तो मतलब ये कि ये जो रास्ता है बुराई का, एक बार करने के बाद इतना सीवियर हो जाता है, फिर दिन भर आदमी उसी काम में लगा रहता है। ये सीवियरेस्ट केस में बता रहा हूँ। हर लड़का ऐसा सीवियर नहीं होता, लेकिन सीवियरेस्ट केस तक जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती। और पागल होना है जिसको तो इस रास्ते को इख्तियार करे, इससे कि मेंटली जो है आदमी बैलेंस खो देता है। और पर्टिकुलरली वी लुक ऑन द कंटेंट रिगार्डिंग इम्पैक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। आपने तीसरा जो सवाल किया, अच्छा दूसरा जो सवाल था मास्टरबेशन का, उसमें मैं बताता हूँ कि एक लड़का वो मुस्तकिल यही इसका आदी था और उसके बाद उसने काउंसलिंग किया, कहा कि भाई मुझे ठीक कीजिए तो जो कुछ है कर सके, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये लड़का ठीक नहीं हुआ। एक दिन मालूम है कि फलां जगह नौकरी कर रहा है, तो 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड था, वहां से निकाल दिया गया।
फिर उसने मुझसे कहा कि अमीन साहब यहाँ निकाल दिया, तो दूसरी जगह गया, वहां 1 महीना काम किया, वहां से निकाल दिया गया। इनका फोकस ही नहीं होता है, तो किसी जगह काम नहीं कर सकते, किसी काम पर इनकी तवज्जो नहीं होती, तो आखिरकार उनको मारकर भगाना पड़ता है, तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ये मास्टरबेशन के दर्दनाक कहानियां हैं। पोर्नोग्राफी की जो कहानी है, ये भी तो मेरे पास दस्तियों केसेस हैं। तो एक लड़का है, आज भी उसको देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। वो ये कि इसका जब आदी हो जाता है इंसान, तो एकदम वेजिटेबल की हालत हो जाती है, बार 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 बार, क्योंकि डोपामाइन कंटेंट का रिलीज होता है और दिमाग को इसी लेवल की खुशी पाने के लिए हायर लेवल की बुराई चाहिए, फिर और हायर लेवल की बुराई चाहिए। आदमी इस लेवल पर जाते 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 थक जाता है, कोई काम, पढ़ाई नहीं करता, बिस्तर पर सोया रहता है, माँ बाप पैसे भेजते हैं, खाना पीना सोना, और रात भर जागना, दिन भर सोना। जिंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। ना अपने लिए फायदामंद होते हैं ये लोग, ना अपने माँ बाप के लिए फायदामंद होते हैं, ना समाज के लिए फायदामंद होते हैं। तो पोर्नोग्राफी के एडिक्ट लोगों को मैंने देखा कि इंतहाई उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये सब देखकर बहुत अफसोस काइंड होता ऑफ है। ऑब्सेशन और कंपल्शन यस में यस आ जाते हैं यस और यस साइकिल यस, घूमता रहता है। उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, कभी उससे बाहर नहीं आ सकते। और ये सुन लीजिए कि ये भी कहा जाता है PIED, पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, PID। तो ये लोग जो है, इनका भी मसला यही होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और आगे जो है शादीशुदा ज़िंदगी में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सब बहुत बुरे रास्ते हैं, बहुत गलत रास्ते हैं। इस रास्ते में जाने के बाद आदमी लज्जत नहीं, ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। तो ये कौन सी लज्जत है जिसमें आदमी अपने आप को बर्बाद कर ले? अक्सर एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग समझिए कि पर्टिकुलरली जो ऐसे लोग हैं जो पॉर्न एडिक्शन से गुजर रहे हैं, मास्टरबेशन में लगे हुए हैं, तो उनको बता दिया जाता है कि शादी कर लो, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो होगा। डज दैट हैपन दैट? नो नो नो, मैंने तो देखा है, शादी कर नहीं सकते, शादी से घबराते हैं वो। उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करना चाहिए शादी से पहले, तब उसके बाद शादी करना चाहिए। वरना शादी करने के बाद जो है, क्योंकि शादी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, बिस्तर के उमूर अंजाम नहीं दे सकते, और इख्तलाफात हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। उससे ज़्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए यही सही तरीका है कि इसमें अंदर जाकर बाहर निकलना मुश्किल है, इसमें अंदर जाने से रुकना आसान है। हाउ डज इस्लाम सी दिस एक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन? एक तो कुरान का डायरेक्ट हमें हिदायत है, वला तकरबुज ज़िना, ज़िना के करीबी मत जाओ। बट मास्टरबेशन को लेके वो उतना जो है, बहुत सारे डिफरेंट व्यूज भी हम जो है सरप्राइजिंगली इंटरनेट में जो है देखते हैं। तो हाउ डू यू सी दीज नैरेटिव एज वेल? देखिए, कुरान मजीद में कुछ रहनुमाई इस सिलसिले में मिलती है। उसमें यह है कि वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। इसमें 2 वर्ड्स, की वर्ड्स हैं। वो ये कि जिनसी ख्वाहिशात के सिलसिले में या तो वो अपनी बीवियों से उस ख्वाहिश को पूरा करती, या उस ज़माने में जो लौंडियों का भी तस्वुर था वो भी बीवी ही होती थी। इसके अलावा तमाम रास्ते के बारे में कहा गया कि ये गलत रास्ते हैं। इसमें जाने के नतीजे में आदमी जो है गिल्ट का शिकार हो जाता है। अब इस सिलसिले में कुछ फतवे हैं, वो इसका एक अपना एक पस मंज़र है, एक कंडीशन है। उसको फिलवक्त अगर माइनस कर देंगे उन चीज़ों को, तो कुरान तो इससे मना करता है कि एक ही रास्ता है जायज़ ख्वाहिश पूरा करने का, वो शादी है। उसके अलावा जितने रास्ते हैं, उसके नतीजे में कुरान ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तो उसका मतलब है उनके लिए कोई मलामत नहीं है। जो ऐसा इख्तियार करेंगे उनके लिए मलामत है, गिल्ट जो है ना काटेगा। और फ़उलाइका हुमुल आदून, ये ट्रांसग्रेसर्स हैं, यानी जो हमने हद जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए बना दिए, इस हद को तोड़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखें। अलबत्ता कुछ फतवे हैं, कुछ और बातें लोगों ने बयान की, उन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों के लिए तो यही जो है ज़्यादा मुफीद बात है। साइकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है मास्टरबेशन के? यस, साइकोलॉजिकल अलग है और बायोलॉजिकल अलग है। अब उसमें तफसील में हम नहीं जा सकते कि अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो सेक्सुअल आर्गन मेल एंड फीमेल के बनाए हैं, वो नेचुरल चीज़ है। और जब आदमी जो है अननेचुरल तरीके से करता है, तो बायोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स होते हैं।
रप्चर्स भी हो सकते हैं और डीफॉर्म भी हो सकता है, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जो अननेचुरल तरीके से, अल्लाह ताला ने जो नेचुरल तरीका बनाया वही है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से लाजिमन रूनुमा हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल तो है ही। So what does other religions say about masturbation? Because Christianity में तो हम देखते हैं, other than Christianity कुछ ऐसे मैंने teachings? देखिए गुज़िश्ता से पहले रमज़ान में बहुत तफसील से इस तरह के मामले में मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करके मैंने पेश किया था। वो तमाम उमूर जो आज के ज़माने में ज़ेर बहस हैं, उसमें सेक्स के मामले में मैंने बहुत तफसील से देखा। हिंदू तहज़ीब हो, ईसाइयों के पास हो या यहूदी तहज़ीब हो, तमाम मज़ाहिब की तालीमात में ये सब चीज़ों में जो है सही बात बताई गई है और अखलाक़ी पाबंदी की बात बताई गई है। ज़िना को हराम करार दिया गया है, जिनसी ख्वाहिश को गलत तरीके से पूरा नहीं करना चाहिए कहा गया है। सवाल ये है कि उनकी बहुत सी मजहबी किताबें गुम हो गई हैं। मजहबी किताबों की तरफ लोगों का रुजू नहीं है, वो अमली किताबें नहीं है, उससे लोगों की जिंदगियां वाबस्ता नहीं है। तो अब हम कहते हैं भाई फला मजहब का आदमी करता है, तो वो तो एक आम आदमी, उनके मजहब की तालीम नहीं है। तो this is much of a human act also, human behavior है। Do you find any traces in history कहीं हमें मिला कि masturbation was part of their behaviors या civilization या फिर any written documentation? नहीं, हमारी मालूमात में तो नहीं है। Is it a very recent phenomena, masturbation, pornography? तो yes, absolutely. हर जमाने में बुराइयां रही हैं, होमोसेक्सुअलिटी भी किसी जमाने Yes. में रही है, जी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में। लेकिन ये सब चीज़ें, बुराइयां, परवर्शन कुछ लोगों तक महदूद थी। उसे ग्लोरीफाई करना, उसे मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा बना देना, उसे आम कर देना, जैसे क्या सोशल मीडिया का ज़माना होने की वजह से आम हो गए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो हर बुराई हर ज़माने में रही है, परवर्शन रहा है, वो कुछ लोगों तक महदूद रहा है। और जो भी बुराई करता था वो ये मानता था कि ये बुरा है। आज का ज़माना ये है कि बुराई को भी जो है उसे सुनहरे तबक में रखकर, उसे खूबसूरत अल्फाज देकर पेश किया जाता है। ये शैतानी कारस्तानी है। तो वीसी की बहुत सारे लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जो ये चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम, हाउ शुड दे ओवरकम दिस सिचुएशन, दिस इश्यूज? मैंने अपनी तकरीरों में बताया है, बहुत से मेथड्स हैं। उनमें से पहली चीज़ तो ये है कि लड़के या लड़कियां, उन्हें मालूम हो कि ये जो रास्ता है ये इंतहाई डिट्रीमेंटल है, मेडिकल या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर पहलू से कहीं से इन गुनाहों के लिए, गलत कामों के लिए सपोर्ट नहीं है। इससे रुकने के लिए रिलीजन भी किसी के लिए काफ़ी है, किसी के लिए मॉरल सेंस काफ़ी है। इन सब से कोई आदमी नहीं समझता है तो उसे यह समझना चाहिए कि आदमी को अपना मेंटल हेल्थ खोना है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाना है, गिल्ट फीलिंग के अंदर मुब्तला होना है, तब वो इस रास्ते पे जाएगा। वरना जो आदमी समझेगा कि मुझे इस तरह के उम्र में नहीं जाना है, एक हेल्थी जिंदगी बसर करना है, वो ज़रूर रुकेगा। तो इंसान को इससे रोकने के लिए मॉरल सेंस भी ज़रूरी है, रिलीजन से इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ कॉन्शियसनेस भी ज़रूरी है। सो व्हाट डू यू से कि वी एज अ कम्युनिटी या फिर वी एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो इशू है इसको, इससे जो है अवेयरनेस या फिर जो है क्या चीज़ स्टेप्स जो है हमारे तरफ से होना चाहिए? देखिए, मेरे पास आपके तलबा आए थे महाराष्ट्र जोन के, गालिबन महाराष्ट्र नॉर्थ के, आई डोंट रिमेम्बर, या महाराष्ट्र साउथ के, शायद महाराष्ट्र साउथ के थे। तो उन्होंने एक पूरा वेबसाइट डेवलप किया, ऐप डेवलप किया है, वो कर रहे हैं। जो नौजवान इस रास्ते में गए हुए हैं उनको बचाने के लिए, जाने से पहले एसआईओ रोकेगी, जाने के बाद उनका वो वेबसाइट मदद करेगा। अगर अच्छे लोगों का माहौल मिले, कंपनी मिले, नेक बातें हों, खुदा तरस्ती की बातें हों, इंसान का एक एक लम्हा वक्त जो है वो गलत कामों में लगाने के बजाय पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना है, तो एसआईओ में लगेगा तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत पाक साफ होगी। एसआईओ ने ज़िंदगियों को संवारा है। एसआईओ से वाबस्ता होने से एसआईओ का फ़ायदा नहीं है, खुद उन नौजवानों का फ़ायदा। हम कहेंगे कि जो लोग इससे वाबस्ता होंगे खुद उनकी ज़िंदगी का फ़ायदा है। ये प्रिवेंटिव मेजर है। उसमें जाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि एसआईओ के लोगों ने ये बनाया है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब नो फैब डे, नो फैब वीक, नो फैब मंथ, ऐसे बहुत से मेथड्स हैं।
और अनोनिमस काउंसलिंग है, कि आदमी अपने मसाइल वहाँ जो है चैट करेगा तो उसका जवाब मिलेगा, और भी बहुत सी चीजें, और भी बहुत सी चीजें हैं। अब ये है कि वो एक वेबसाइट है, उसी को सब जोन के लोग मिलकर स्ट्रेंथन करें, या हर जोन के लोग उसका कोई एक हिस्सा ले लें, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है बुराई का। किसी एक जोन के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर्स और अर्जस के सिलसिले में जितने परवर्शन हैं उन सब पर एक ही ग्रुप काम कर ले, बहुत बड़ा रोबस्ट काम होगा। उसकी वजह ये भी हो सकता है कि आपकी रियासत, आपका जोन जो है, एक उसका एक एस्पेक्ट ले लो, उस पर काम करे। तो मिलजुल कर अगर ऐसा ही हो कि डिफरेंट जोन्स, उसमें से सेगमेंट्स को ले लें, काम करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत से टेक्निक्स उसमें उन लोगों ने इन्वॉल्व किया है। तो और एक इसी इशू के अंदर और एक जो मेन जो है डिस्कशन जो हमें करना है, दैट इज अबाउट जेंडर इंटरेक्शन। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि जो है लड़कियां हमारे कैंपस में बहुत ज़्यादा हैं, हम जो है उनसे इंटरेक्शन करना है तो भी क्या करना है, तो व्हाट आर द एटिक्वेट्स टू फॉलो। सो व्हाट डू यू सजेस्ट दीज यूथ की जब आप एकदम मॉडर्न कंटेक्स्ट में, वर्क प्लेस में है, आप जो है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में है, so what should be considered particularly when you are talking about gender interaction? मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया, राइट उस उम्र में, जब उस उम्र से वो गुजर रहे थे, उन्हें मालूम नहीं था। तो जेंडर रिलेशनशिप के सिलसिले में कुछ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स बच्चों को मालूम होना चाहिए। लड़कियां अगर कॉलेज में हैं तो वो भी हमारी तरह इंसान ही, उनका एहतराम होना चाहिए। वो सेक्स के ऑब्जेक्ट नहीं, वो उनकी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको किसी और निगाह से नहीं देखना, उनको किसी और निगाह से देखा नहीं जाना चाहिए। तो आप कॉलेज में ही क्लास के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में आम लोगों से जैसे बातें करेंगे उनसे बातें करेंगे। अब मैं बताता हूं क्या क्या उसके उसूल हैं। कुरान के जो उसूल है कि मोमिनों से कहें कि वो गज़े बसर करें, निगाहों को नीचे रखें। अब इसका मफहूम बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो मुफ्ती शफी साहब ने अपनी तफसीर में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जिस्म के उन आज़ा पर जिनका देखना हराम है निगाह नहीं डालना चाहिए, और उन आज़ा को देखने में जिसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है उन्हें भी जिनसी शहवत से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत साफ तौर पर मारिफुल कुरान में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप जनरल बात करेंगे, जहन पाक रहे, जिनसी ख्वाहिश ना हो, और उन जगहों को ना देखें जिन्हें देखने से मना किया गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि फिजिकल टच किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। किसी अजनबी लड़की को जिंदगी का रिकॉर्ड हो कि हाथ ना लगाया हो, नॉट इवन द हैंडशेक, कभी नहीं। हमारी उम्र इतनी बीत गई, अल्लाह का एहसान है, तंजीम तहरीक से रहे, तो किसी अजनबी औरत से कभी हाथ तक न लगे, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। ये हर दिन जो है कॉन्शियसली करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मरने के आखिरी जमाने तक जहन में ये याद रहे कि आपने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया, सिवाय जो जायज रिश्ते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि फोटो में जो है सिंगल फोटो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आप कॉलेज में गए हुए ट्रिप में ग्रुप फोटो है तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ सिंगल फ्रेम में कोई लड़की नहीं हो सकती सिवाय 4 लड़कियों के या 4 औरतों के। ये लड़कों को मालूम होना चाहिए। या तो उनकी माँ हो सकती है सिंगल फ्रेम में, या उनकी बहन हो सकती है, या उनकी बेटी हो सकती है, या उनकी बीवी हो सकती है ना। इसके अलावा जो है बेटी ही की जुमरे में नवासी पोती वगैरह आ जाएगी। किसी के साथ सिंगल फ्रेम में किसी लड़के की तस्वीर इन चारों के अलावा नहीं होनी चाहिए। ग्रुप तस्वीर आप कॉलेज में गए तो ठीक है। इसी तरह तन्हाई किसी जगह नहीं होनी चाहिए। ग्रुप में बैठे हुए किसी जगह बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है सब्जेक्ट पर, दैट्स फाइन। किसी दरख्त के नीचे एक लड़का एक लड़की बैठे, इसकी बिल्कुल जो है नहीं होनी चाहिए इजाजत। हर लड़के को खुद अपने तौर से ये अखलाक पैदा करना चाहिए। लड़कियों को भी चाहिए कि वो इससे मना करें, समझे। तो ये है। इसी तरह जो खाना पानी है, तो ग्रुप में आप होटल में कैंटीन में खा रहे हैं, दैट्स फाइन। खाने के लिए एक लड़का एक लड़की किसी होटल में जाकर बैठे, ये सब जो है शैतान के वरगलाने की जगह होती है। ये जेंडर एथिक्स मालूम होना चाहिए। नो द सेम हैज बीन इवॉल्व्ड। अभी जो सोशल मीडिया जो है रिप्लेस किया है बहुत सारी चीज़ों को। सो डज दैट फॉलो द इवन देयर, ये जो एटिक्वेट्स हैं, ये जो आदाब है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल टच नहीं होता है, यहाँ पे जो है डायरेक्टली गेजिंग नहीं होता है, तो व्हाट आर द एटिक्वेट्स टू बी कंसिडर्ड और फॉलोड व्हेन वी आर इन सोशल मीडिया?
सोशल मीडिया में जब हम देख रहे हैं तो वहाँ हम लड़की से किसी मौजू पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ने वाली है, नज़्में नशीद पढ़ने वाली है, तो उसी जहन से देखना चाहिए। जो कमेंट, तबसरे, इंटरेक्शन होते हैं वो मॉरल सेंस के साथ होना चाहिए, कहीं मोरालिटी से हटना नहीं चाहिए, कहीं पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप जो है लिख रहे हैं, कोई औरत न्यूज़ पढ़ रही है तो आपने उसके न्यूज़ पर कुछ कमेंट किया, ये हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को आप मौजूद बहस बनाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी और पर्टिकुलरली वो लोगों को भी जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो एक रीजन बना के ये सब चीजें कर भी रहे हैं कि हाँ आई एम इन सोशल मीडिया नॉट इन फिजिकल स्पेस, तो शायद उनके लिए भी शायद बहुत ज्यादा सही है। इन्नमल आमालु बिन्नियत, बिन्निया। भाई आपकी नीयत क्या है वो अल्लाह ताला जानता है। यस, सोशल मीडिया में किसी लड़की से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या नीयत है, कोई कॉलेज का मसला है, बात कर रहे हैं, दैट्स फाइन। इसके अलावा पर्सनल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गलत जा रहे हैं। तो ये नीयतों का जानने वाला इंसान है खुद, और नीयतों को जानने वाला अल्लाह ताला है। yes. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेक्सुअल अर्जेस या डिजायर्स हैं, इसका मेजरली जो हमें कुरान में और जो सुन्नत में जो हिदायत मिलता है, दैट इज इफ यू आर नॉट एबल टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ फास्ट, रोजा रखने के लिए हिदायत दिया गया है। और शादी भी जो है हर एक पहलू है। और दूसरा, क्या प्रैक्टिकल मेजर्स हो सकते हैं पर्टिकुलरली सेक्सुअल अर्जेस और डिजायर्स को कर्ब करने के लिए, या कम करने के लिए, या मैनेज करने के लिए? मेरे पास एक किताब है, तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई किताब है। उसमें उसने ये बताया है, ये मुसलमानों की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अमेरिकन ऑथर की किताब है, और वो प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स में से रहा है। तो उसने ये लिखा है कि जिन लोगों ने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल किया वो दुनिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बहुत ऊंचे मकामात पर पहुंचे। जिन लोगों ने अपने इन डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया वो हर जगह छोटी सतह पर गिर गए। और उसने बिजनेस के हवाले से बताया है, क्योंकि ये दरअसल एक कंबस्टल, एक इंजन में जिस जमाने में कंबस्शन के लिए आग जलाई जाती थी और कोयले से आग जलाते, फिर उससे भाप, फिर उससे इंजन चलती थी, सेक्सुअल डिजायर भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखा। जिस इंजन को, इस आग को अगर सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जिंदगी के इंजन को, गाड़ी को ड्राइव करेगी, और अगर इस जज्बे को, इन ख्वाहिशात को गलत तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आग के नतीजे में पूरा घर खत्म हो जाता है। तो ये लिखा है कि अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, बहुत बड़ा जो है कमांडर इन चीफ बनना है, तो इन चीज़ों पर जो आदमी कंट्रोल करेगा तो ये जो जज्बात हैं अंदर के वो डाइवर्ट होते हैं। वो डाइवर्ट होने के बाद आपके अंदर एक एडिक्शन की कैफियत होती है पढ़ने में, एक एडिक्शन की कैफियत होती है बिजनेस करने में, एक जुनून सवार होता है। क्योंकि ये जो जुनून है, जो इंसान जो है गलत रास्ते पर लगाते हैं, वो जुनून जब पॉजिटिव तरफ ले आते हैं तो उससे आपकी जिंदगी बेहतर बन जाती है। इसलिए असाइयों की खूबी है कि इसमें लोगों को इतना रास्ता, इतना बड़ा स्कोप है। एक आदमी बनना चाहे बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता है, बहुत बड़ा राइटर बन सकता है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन सकता है। तो पूरी एनर्जी उसकी, जो सेक्स की एनर्जी है, वो एनर्जी दिमाग में अगर पॉजिटिव चीज़ों में लगाए तो एक जुनून की कैफियत पैदा होती है और अल्टीमेट लेवल तक इंसान पहुंचता है। सो अक्सर ये भी देखे जाते हैं कि ये जो डिजायर्स है, इसे अगर आप, इफ यू आर सेइंग दैट आई एम आउट ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, इफ यू आर रेसिस्टिंग टू डू दिस, तो आपको एक एलियन की तरह देखा जाता है। सो यू आर कंसिडर्ड नॉट वन ऑफ अस या फिर वन ऑफ देम। तो what do you say to these youth who are particularly controlling their self and being that अपने आप को रोके मैं उनको रखना? यही बोलना चाहिए कि एलियन मुझे पसंद है इसलिए वो आसमान से आते हैं, और नाली के गंदे कीड़े मुझे बनना पसंद नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी कॉल्ड एज एलियन। Yes, that is a big message for us actually, जो अपने आप को अलग महसूस करते हैं और जब Let it be, सोसाइटी so what? अस और देम करने में लगा हुआ है, Yes. रिक्लेमिंग दैट कि हाँ मैं इसी में जो है अपने आप को मुतमईन आई एम महसूस वेरी कर रहा हूँ, हैप्पी। that is a big thing. हाँ, Yes. इसलिए आपको मैसेज देना चाहिए, और ये मैसेज भी देना चाहिए, मैं निचले सतह का क्रिएचर, फिल्थी कीड़ा नहीं बनना चाहता। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मैरिज, जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट शुड बी द बेसिक क्राइटेरियाज या फिर मैरिज प्रिपेयर्डनेस जो हम बोलते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? देखिए साहब, मैरिज के सिलसिले में मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, अब नौजवानों की, बाज़ लोगों की जो है गलत फहमी है या गलती है
या ये कहिए कि भाई उन्होंने जिंदगी को बहुत ही लाइट ले लिया। कम उम्र में शादी करने से मैंने देखा है बहुत से लोगों को उनकी जिंदगी के अंदर नुमाया तब्दीली, खूबियां आती हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को बचपन से ये जहन में रहे, बच्चे जब बड़े होने लगे कि इनकी शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। पेरेंट्स की गलती है कि भाई 5 लाख ले आओ, 10 लाख, 25 लाख ले आओ, तब हम शादी करेंगे। किसने कहा भाई? ठीक है आपके पास पैसे है तो 1 करोड़ रुपए खर्च कीजिए ना, नहीं है तो फिर कोई पैसा खर्च के बगैर भी शादी हो सकती है, अगर माँ बाप का जहन डे वन से बन जाए। इसी तरह बच्चों का भी जहन जब बन जाए तो 21-22 साल की उम्र में शादी कर दीजिए। देखिए उनकी जिंदगी कितनी खुशगवार, कितनी प्लेजेंट, कितने हैप्पी वो लोग होते हैं। इससे जल्द शादी करने को एसआईओ का काम है कि प्रमोट कीजिए। तो आप मिसाल दीजिए कि एसआईओ में 21 साल 22 साल में शादी हुई, उसके बावजूद तालीम को भी जारी रखा, पैसे भी कमाया और बीवी बच्चे भी हैं, तो आप एक मॉडल बनेंगे। अगर आप ही मॉडल नहीं बनेंगे तो आप प्रमोट नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि आज के ज़माने का बहुत बड़ा नेकी का काम है। जैसे आप हफ्ता सलात मनाते हैं, आप समझते हैं कि इसमें बहुत सवाब है, उससे ज़्यादा सवाब है हफ्ता शादी मनाइए, लोगों से कहिए कि इसमें सिंपल शादी करें, एसआईओ जो है इसका टॉर्च बेयरर बने, तब इंशाल्लाह आप देखिए एक तब्दीली आएगी। तो कॉन्ट्ररी टू दिस, तो हमारे पास एक अक्सर एक नैरेटिव है कि सेटल होके शादी करना है, मुझे हाँ, अभी सेटल होना है। हाँ। सो हाउ डू वी ब्रेक दिस? देखिए सेटल होने का मतलब है टैंक के नीचे सेटल हो जाते हैं, फ्लोट रहना चाहिए हमेशा, समझे? मुर्दा सेटल हो जाता है, जिंदा सेटल नहीं होता। स्विमिंग करने वाला जो जिंदा होता है वो फ्लोट करते रहता है, हर आन जो है हाथ पैर मारते रहता है, जितना बड़ा उसको तैरना हो उतना बड़ा वो हाथ पैर मारते रहता है। तो बताइए सेटल होने का तस्वुर गलत तस्वुर है, इसलिए कि हम बता सकते हैं कि जिंदगी में आदमी कभी सेटल नहीं होता, समझे? तो सेटल होने का मतलब ही गलत है। अलबत्ता बीवी आने के बाद ज्यादा सेटल होने के इम्कानात हैं। अभी हम दुनिया को 2 आंख से देखते हैं, शादी के बाद दुनिया को 4 आंख से देखेंगे हम। अभी तो हम 2 हाथ से कमाते हैं, शादी के बाद हो सकता है कि 4 हाथ उसमें मिल जाएं। अभी तो हमारी एक दुआ है, शादी के बाद 2 लोगों की दुआएं हो जाएंगी। तो शादी के बाद सेटल होने की प्रोबेबिलिटी नंबर ज्यादा है, शादी से पहले सेटल होने का नंबर कम है। तो पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो जो ये टॉपिक से बात भी करना चाहते हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? माँ बाप को ये मालूम हो कि उनके बच्चे जो है उनके लिए दुनिया में भी सरमाया है, मरने के बाद कब्र का चराग है, और आखिरत में भी उनके लिए जो है बुलंदी दर्जात के सबब है। अब अगर बच्चे बुरे रास्ते पर चले जाएं तो दुनिया में भी उनकी नाक कटती है, कब्र में भी अंधेरा है, और आखिरत में तो उन बच्चों से मुलाकात ही नहीं होगी। तो अगर माँ बाप को दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत चाहिए तो उन्हें चाहिए कि बच्चों को बुरे रास्ते में जाने से रोकें। और बुरे रास्ते में जाने के लिए तन्हाई एक बहुत अहम सबब है, लोनलीनेस और प्राइवेसी, वो तन्हाई नहीं होनी चाहिए। गैजेट दें बच्चों को तो कंट्रोल के साथ दें, पेरेंटल कंट्रोल के साथ दें, उम्र आने के बाद दें, उसके पहले नहीं दें। ये दूसरा काम उनको करना है। तीसरा काम ये है कि पहले से जहन में डालें, जब बच्चे 17-18 साल के हो जाएं तो चूंकि गलत दोस्तियां कायम ना हो जाएं, लड़की हो तो लड़कों से दोस्ती कर लें, लड़के हो तो लड़कियों से कर लेते, उनको बताना चाहिए भाई जब भी तुम्हारी उम्र होगी जल्द से जल्द हम शादी करेंगे। और शादी को सिंपल बनाना चाहिए, जितना हल्का बना सकें, जितना सिंपल बना सकें। अब यह है कि तालिब इल्मी के ज़माने में भी शादी हो सकती है, इस पर बाज़ लोगों ने काम किया है, और अमेरिका और इजिप्ट के लोगों ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि तालिब इल्मी के ज़माने में भी शादी हो सकती है। और ये बताया है कि 2 उसूलों में उन्होंने थोड़ा सा लचक पैदा किया, थोड़ा सा उन्होंने ढील दी है। कहा कि अगर एक स्टूडेंट लड़का एक स्टूडेंट लड़की है, दोनों कॉलेज के ज़माने में शादी कर लेते हैं तो बेराह रवी से, गुनाह से बचेंगे। अलबत्ता यह है कि जो उसूल है कि लड़की की तमाम जिम्मेदारी लड़का उठाए, इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया उन्होंने। कहा कि तालीम मुकम्मल होने तक लड़की का फादर लड़की के अखराजात बर्दाश्त करे और लड़का उसके अखराजात उसका बाप बर्दाश्त करे। ये अगर दोनों थोड़ा सा समझदारी पैदा कर लें तो शादी हो जा सकती है। दूसरा ये भी लिखा है लोगों ने कि साहब बच्चे के सिलसिले में भी तालीम के ख़त्म होने तक इंतज़ार किया जा सकता है। तो ये उलमा का, दानिशमंदी का काम है, दानिश्वरों का काम है कि इस तरह के रास्ते पैदा करें। यानी तालिब इल्मी के ज़माने में भी शादी के लिए आजकल यूरोप में, अमेरिका में और मुस्लिम ममालिक में उसको तरजीह दी जा रही है और उसके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही है। आप लोग एसआईओ के लोग इस पर इल्मी काम कीजिए।
आप जो बड़े बड़े नजरियात पर किताबें लिखते हैं उसके बजाय इस पर एक किताब लिखिए, है ना, कि तालिब इल्मी के ज़माने की शादी, 21 साल की उम्र की शादी, सिंपल शादी के क्या उसूल हो सकते हैं, पेरेंट का जहन कैसे शादी के लिए बनाना चाहिए, इस पर काम कीजिए। ये किताबें जो है आम कीजिए, इससे माँ बाप का जहन बनेगा। जैसे हम इनिशियल में ही बता रहे थे कि ये टॉपिक्स पे ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है पर्टिकुलरली यूथ जो है दूसरे सोर्सेस के तरफ से जो है इसके बारे में मालूमात करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट चेंज वी कैन डू एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम SIO और जस्ट एज अ फ्रेंड, व्हाट डिफरेंस वी कैन मेक so that we give them the right information and the right knowledge? देखिए, लोग नेट में जाकर पढ़ते हैं, तो आपको हैशटैग्स तो डिफरेंट लगाना चाहिए, इसको वायरल करना चाहिए। एक तो इस पर आर्टिकल्स लिखें, छोटे 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 छोटे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ भी होता है, वो हाईली इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, तो पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही छोड़ देता है। ठीक है, जिसको PhD करना है उसको लिखने दीजिए। आम लोगों के लिए छोटे छोटे मौज़ूआत पर आसान जुबान में, ऐसे मान लें कि भाई आपने तय किया कि 100 लड़कों से एक लड़का 10-10 लिखेगा, तो 1000 आर्टिकल अगले 1 साल के अंदर आप लिखेंगे। छोटे छोटे जो है पॉडकास्ट या रील्स या वीडियो लेक्चर्स आप बनाए, उसको आम कर दें। मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो, उर्दू में करें तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स दे दीजिए, इंग्लिश में बोलें तो नीचे हिंदी सबटाइटल्स दे दीजिए, ये आप कर सकते हैं। लिटरेचर, छोटे छोटे लिटरेचर, एक ज़माने में हम लोग फोल्डर लेकर चलते थे, SIO का तारुफ, जमात का तारुफ, तौहीद का तारुफ, रिसालत का। अब आप सेक्स से रिलेटेड 100 मौज़ूआत पर या 10 मौज़ूआत पर एक बंडल बनाइए और छोटे छोटे फोल्डर दुकानों में और हॉस्पिटल में और होटल में और PGs में आप डाल के रखिए, कोई ना कोई बंदा उठाकर पढ़ेगा। तो फोल्डर्स बनाइए एक एक मौजू पर, मास्टरबेशन एंड इट्स बैड इम्पैक्ट्स या पोर्नोग्राफी और इसका जो है डिजास्टर, ऐसे अट्रैक्टिव मौजूआत दीजिए, छोटे छोटे फोल्डर लिखिए और लाखों की तादाद में आम कीजिए इसको। बसों में दीजिए, आप ट्रेन में दीजिए, समझे। नाम कुछ और बनाइए नीचे लिखने के लिए, मेंटल हेल्थ क्लब, यूथ क्लब, इस तरह से कुछ नाम बनाइए ताकि हर आदमी पढ़ सके। तो करने के बेशुमार काम है, मगर हम लोग ये सब नहीं करते, है ना। हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है, नौजवानों को बचाना हो तो जरूर ये काम कीजिए। So, I mean, summing up, what do you say to the youth who are watching this video? मुझे जो कुछ कहना है मैंने कह दिया है। आधा पौना घंटा या 1 घंटे तक हम गुफ्तगू करते रहे। हम तो यही चाहेंगे भाई, मेरा यही फंडा है कि बीड़ी सिगरेट हो, शराब हो, सेक्सुअल परवर्शन हो, पान बीड़ा गुटखा हो, जितने एक्स्ट्रा हैबिट्स हैं उनका शुरू करने के बाद उससे निकलना मुश्किल काम है, उनका शुरू नहीं करना सबसे आसान काम है। जो बच्चे आज तक इन चीजों में नहीं गए उनके लिए हमारा मैसेज है कि हाथ न लगाइए, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। अपेरेंटली एट द आउटसेट खूबसूरत लगता होगा, कूल लगता होगा, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं नौजवान। परसों में देख रहा था, मैं आ रहा था हमारे घर की तरफ, अभी मूंछ भी नहीं आई है, 15 साल की उम्र के होंगे, एकदम सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। क्या उनको मिलता होगा? वो एक फीलिंग होता है कि आई एम ए ग्रोन अप पर्सन, नाउ आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस, आई डोंट नीड एनीबॉडी। ये सब जो है कुछ वक्ती जज्बात होते हैं। तो ये तमाम जितने एक्स्ट्रा हैबिट्स हैं उसमें नहीं जाना सबसे आसान काम है, उससे रुकना, ये मैच्योर्ड है। उसमें जाने के बाद उससे निकलना एक स्ट्रगल है, एक मुसीबत है, एक मुश्किल है। तो मुश्किल में क्यों फंसे, कीचड़ में क्यों फंसे, उससे निकलना बहुत तकलीफदायक है। इसलिए हमारा सिंपल मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी तक इसमें पैर नहीं रखे, ना रखें। जो लोग इसमें पैर रख चुके हैं, अव्वलीन फुर्सत में इसके प्रॉब्लम्स को समझें। माइल्ड लेवल हो तो SIO के दोस्तों से मुलाकात करें, बातें करें, इससे निकल जाएं। मॉडरेट लेवल हो तो SIO में जो काउंसलर्स हैं, आपका जो ग्रुप है मेंटल हेल्थ पर और सेक्सुअल मोरालिटी पर, उस ग्रुप से मुलाकात करें, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, उसे अपनाएं, बाहर निकल जाएं। और जिनको सीवियर हो चुका है वो भी आप लोगों से कांटेक्ट करें और आप जो है साइकेट्रिस्ट के पास भेज दीजिए और मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास भेज दीजिए। इलाज करें, ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करें और जिंदगी को एक और बार पालें। जिंदगी एक ही बार मिली है और आखिरी दम तक खूब निचोड़ना है, खूब फायदा उठाना है, खूब हंसी खुशी जीना है और बहुत बड़े करोड़पति बनना है, बहुत बड़े दीनदार बनना है, दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है। रोते हुए, मुश्किलात सहते हुए,
बीमारियों के साथ, जिल्लत के साथ नहीं जीना है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट्स के पास भेजिए ताकि ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करें और एक बार की जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जिया जाए। Jazakallah khair, Amin Saab. This was very insightful and informative. Hope this video inspires us to not go there. Yeah. And also जो लोग इससे दूर हैं या फिर इस चीज़ को जो है रोकना चाहते हैं उनके लिए भी जो एक मोटिवेशन बने कि how we can avoid other people also from going there. Thank you. Jazakallah khair. Jazakallah. Amin Saab.